जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको दिया गया था, फिज़िक्स में क्लास 12 के फिज़िक्स में आपको बताया गया था आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं या आवेशन किसे कहते हैं। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब आपको बता दिए गए हैं। आज मैं फिर उसी के आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। जो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है, क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई वस्तु है, एक कोई वस्तु है। इस वस्तु पर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसमें आवेश कितना होता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए जो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है, आप जानते हैं क्या होता है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इस बेस पे हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए हमारा एक कोई वस्तु है। इस वस्तु को अगर मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देंगे, अर्थात ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ये वस्तु, इस वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश जाएगा, इस वस्तु में कितना आवेश जाएगा, ये हमको पता लगाना है। से आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। एक आवेश का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा वस्तु है, अब हम इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस वस्तु पर कितना आवेश होगा, इस वस्तु पर कितना आवेश होगा। अब इसको हम दे रहे हैं, अर्थात ये क्या कर रहा है, ये बस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जो ग्रहण करता है उस पर क्या होता है, माइनस। तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो यहाँ होगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतने क्या होगा, आवेश इसमें क्या होगा, वस्तु में जाएगा। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ना दे करके अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। अगर 2 ना दे करके मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 3 गुणे कितना होगा, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जितने इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें दिया जाएगा उतने का उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट। अगर मान लीजिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर n इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसमें हो जाएगा -n मल्टीप्लाई इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम ये मान लीजिए हमारा कोई वस्तु है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आवेश होगा। तो इस पर जो आवेश होगा हमारा, जो इसका आवेश होगा प्लस में, किसमें, प्लस में। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इसमें निकलेगा।
अब अगर इन दोनों को आपस में हम कंबाइन कर दें, देखिए यहाँ पर आवेश क्या कर रहा है, यहाँ पर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना आवेश इसमें होगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने क्या होगा, उतने इलेक्ट्रॉन का आवेश इसमें से क्या होगा, बाहर होगा। अगर इन दोनों को आपस में अगर हम कंबाइन कर दें, क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो इसको लिख सकते हैं आवेश इक्वल टू, देखिए माइनस है ये प्लस, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस। अब देखिए आवेश अगर हम लिया जाए या आवेश को हम क्या करें, इसमें ग्रहण, ये आवेश को ग्रहण करें या आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश को ग्रहण करें या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो त्याग करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को दिया जाए या इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या इलेक्ट्रॉन के आवेश को, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं, दिखाते हैं n से, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को दिखा दें, क्या हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा। और आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से, अर्थात हमारा होगा Q बराबर प्लस माइनस Ne। यानी इस वस्तु में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बाहर निकलेगा। तो इसको हमने इस प्रकार से डिनोट किया और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो Q बराबर होगा प्लस माइनस Ne हो गया। तो N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ से इसकी परिभाषा बनेगी, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज। किसी वस्तु पर आवेश का मान, किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या एक इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं, तो एक करने का मतलब का एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, या तो बाहर निकालेंगे या उसको क्या देंगे हम। लेकिन हम ये कहें कि 1.1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन या 2.2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए या उसको दे दिया जाए, तो ये कंटिन्यूसली नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। यानी इसको पूर्ण गुणज 1 2 3 4 5 6 के रूप में ही मतलब इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है, अर्थात निकाला जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो किसी वस्तु पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसको हम बोलते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत। अब जो हमारा E है, E को वह कहते हैं मूलभूत आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मूलभूत जो आवेश है, मूलभूत आवेश या मूल आवेश बोलते हैं, मूल आवेश। तो मूल आवेश को इसका मान हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, माइनस में होता है। ये क्या होता है, माइनस में, -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश होता है, इसको E से डिनोट करेंगे, और -1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है मूलभूत। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे हम। अगला टॉपिक हमारा है द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में
परिवर्तन। कहने का मतलब यह है, जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उस वस्तु में क्या उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा या नहीं, या होता है या नहीं, ये हमको देखना है। तो मान लीजिए, माना हमारे पास एक ही एक वस्तु है जो ये उदासीन वस्तु है, और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या है, और यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब किसमें मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है और इसका मान लेते हैं m डैश मान लेते हैं, या इसको m1 मान लेते हैं और इसके द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। देखना है कि इसमें m1 m2 m और m2 में किसका द्रव्यमान बड़ा होगा, हमको यही देखना है। तो ये क्या है, ये उदासीन वस्तु है, ये क्या हमारा है, कोई वस्तु है जिस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज है, इस पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस वस्तु पर क्या होगा। तो आप जानते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 10 के पावर -31 kg, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो हम अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये उदासीन है, यह उदासीन वस्तु है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उतना द्रव्यमान हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें 2 का गुणा करके, जब अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो कहने का मतलब क्या, ये सबसे बड़ा हो गया। अब उदासीन से अगर मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन मतलब निकलता है तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना द्रव्यमान बाहर निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बाहर निकलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन में तो कौन बड़ा होगा, m1 बड़ा होगा, फिर m2 की बात है, या m2 होगा, फिर उस सबसे छोटा कौन होगा, ये हमारा क्या होगा, m2 होगा। m1 बड़ा होगा, फिर m बड़ा होगा, फिर क्या बड़ा होगा हमारा, m2 बड़ा होगा। यानी जब किसी वस्तु को कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान भी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके आगे अगला टॉपिक हमारा है आवेश संरक्षण का नियम। जो अगला टॉपिक हमारा है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम मतलब यह होता है, क्या आवेश को आप 9th में 10th में पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब ये होता है कि हम ना ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है। तो सेम वही प्रक्रिया है कि आवेश संरक्षण का नियम ये होता है कि ना आवेश को उत्पन्न ही कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, सोडियम होता है, सोडियम यानी Na पर होता है प्लस चार्ज, और एक होता है Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर इनको हम दोनों का अगर अपक्रिया करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये NaCl बन जाता है। क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। इसको ऐसे बना दें, यहाँ पर धन आवेश लिख दें, यहाँ पर लिख दें ऋण आवेश, और यहाँ पर प्रक्रिया के पूर्व यहाँ लिख दें प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के
बाद या पश्चात। अब आप कहेंगे प्रक्रिया के पूर्व यानी प्रक्रिया के पहले इसके जो NaCl Na+Cl- है, तो प्रक्रिया के पूर्व कितने धनात्मक आवेश हैं? आप कहेंगे एक धनात्मक आवेश है। और यहाँ पर प्रक्रिया के पूर्व कितने ऋणात्मक आवेश हैं? हमारे पास एक आवेश है। तो प्रक्रिया के बाद पूछा जाए कि इस प्रक्रिया के बाद जब Na+ को Cl- को आपस में रिएक्शन कराया गया, तो प्रक्रिया के बाद तो कौन सा मतलब कितने आवेश है? यहाँ पर कोई आवेश नहीं दिख रहा, अर्थात ये हो गया शून्य हो गया। ऋण आवेश में वही है कि अगर प्रक्रिया के पूर्व एक ऋणात्मक आवेश है लेकिन प्रक्रिया के बाद कोई ऋणात्मक आवेश नहीं, अर्थात जीरो हो गया। तो कुल आवेश यहाँ पूछा जाए, आवेश की संख्या कुल होगी, तो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे? दो आवेश। कुल आवेश कितना हो गया? कुल आवेश हमारा हो गया कितना? दो। अगर आपसे ये पूछा जाए कुल नेट आवेश कितना होगा? नेट आवेश में एक प्लस एक माइनस मिलकर कितना हो जाता है? एक प्लस और एक माइनस मिलकर हो जाता है शून्य। एक प्लस और एक माइनस मिलके हो जाता है शून्य। कितना हो जाता है? शून्य। यानी प्रक्रिया के पहले एक प्लस और एक माइनस, यानी प्रक्रिया के बाद में कोई इसमें आवेश NaCl में नहीं है। तो कहने का मतलब यह है आवेश को ना ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है। इसके आगे का जो हमारा अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम आप एक पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम होता है कि दो द्रव्यमान निर्वात में दो द्रव्यमान m1 और m2 r दूरी पर रखे गए हों। दो द्रव्यमान, एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान क्या है? m2 है। दोनों कहाँ पर? r दूरी पर रखे गए हैं। तो ये भी पढ़ा होगा कि दोनों द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है, जो दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल, दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं m1 और m2 के, और जो उनके बीच की दूरी होती है क्या होती है? वर्ग यानी स्क्वायर के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, r² में होती है। तो सेम इसी पर आधारित है उनका कूलाम का नियम। कूलाम ने ये नियम प्रतिपादित किया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी दो आवेश क्या है? स्थिर है। जबकि हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, और स्थिर वैद्युतिकी मतलब यही होता है कि वो दोनों जो आवेश है वो क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। जहाँ पर रखा है वहीं पर रहेंगे। इसका मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। आवेश अर्थात क्या? आवेश क्या हो? स्थिर हो। तो आवेश स्थिर बने, दो आवेश क्या है? स्थिर हैं, और उसी आवेश पर कूलाम का नियम आधारित है। तो क्या कहा उन्होंने कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, उनके बीच की दूरी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कूलाम का नियम कहते हैं। पहले कूलाम का नियम लिख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के मात्राओं का दोनों आवेशों के मात्राओं का
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। अब हमारे पास हमने मान लिया एक बिंदु आवेश Q1 है और एक बिंदु आवेश क्या है? Q2 है, और दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है? R है। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है? R है। तो और जो इनके दोनों बल के अनुदिश होती है, ये लिखा ना, यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के क्या होती है? ये Q1 और Q2 दोनों को जो मिलाने वाली रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। अब ऐसा कह दें कि अगर हमने क्या कहा, इसमें दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इसमें बल दो ही प्रकार के लगेंगे, या तो ये आकर्षण लगेगा या तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। इसको कहते हैं हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो क्या कर रहा है? दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q1 और Q2 का गुणनफल कह रहा है, दोनों के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें? फर्स्ट मान लें। क्या कह रहा है? जो बीच की दूरी है वो बल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात 1/r²। इसको इक्वेशन नाम क्या देंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों के क्या कर देंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? आपस में कंबाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे? कंबाइंड। यहाँ से अब जिस प्रकार हम पढ़ा रहे उसी प्रकार आप नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे ये हमने लिखा, फिर इधर लिख रहे हैं, तो अब उसके नीचे ही लिखिएगा। तो अगर इसको हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो ये होगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R²। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारा हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई R²। ये होता है कूलाम का नियम का, कूलाम के नियम के द्वारा इनका क्या होता है? सूत्र होता है। अर्थात दोनों देखिए F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R², दोनों समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 व
2 से, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अर्थात जब प्रोपोर्शनल हटाया हमने या हटेगा तो क्या एक कांस्टेंट लग जाता है, और इस कांस्टेंट का ये कांस्टेंट कितना है, K है, और इस कांस्टेंट K को कहते हैं समानुपाती नियतांक। ये क्या है, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, K की बीमा निकालना है, या हम K का मात्रक निकालेंगे। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा K होता है, ये जो कांस्टेंट K है, इसको हम सुविधा के लिए तमाम क्वेश्चन में इसको हल करने के लिए जो K हमारा होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अर्थात K की जगह अगर हम क्या लिख देंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं कूलाम का नियम। यहाँ तक तो कूलाम का नियम हो गया। अब इसके आगे हमें निकालना है K का मात्रक, और उसकी क्या निकालना है, मुझे बीमा निकालनी है। तो आप आशा करते हैं तो आपको ये कूलाम का नियम समझ में आया होगा, और इसका अच्छे ढंग से नोट बना लीजिएगा। फिर मैं मिटा करके इसको आगे लिख रहा हूँ। निकालना है K का मात्रक, K का मात्रक। देखिए, अगर इसका गुणा इसमें कर दें हम, F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर होगा K इंटू K मल्टीप्लाई Q1 Q2, इधर गुणा कर दें, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो K बराबर हो जाएगा F गुणे आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, K का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का F का मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। गुणे दूरी का मात्रक होता है मीटर होता है। क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। लेकिन देखिए स्क्वायर लगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपान आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 1 कूलाम गुणे 2 कूलाम। या इसको हम लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार लिख दें, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और C इंटू सी यानी कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो K बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, C इंटू सी स्क्वायर, या हो जाएगा K इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। ये हो गया इसका मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर कूलाम की पावर -2। ये क्या हो गई, K की क्या हो गई, बीमा हो गई, सॉरी मात्रक हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं हम K की बीमा। K की बीमा अब जानते हैं बल का बीमा क्या होता है। बल का जो बीमा होता है यहीं से निकालेंगे हम, यहीं से जो बल का बीमा होता है ml स्क्वायर t-2, और दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। या दूरी की बीमा क्या, दूरी की बीमा क्या लिखेंगे, लंबाई में नापते हैं ना, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा अपान जो हमारा आवेश का मात्रक होता है ये होता है 80।
ये क्या हो जाएगा 80। तो k इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे एल स्क्वायर का गुणा एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ml के पावर 4, ये हो जाएगा t-2, इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी a के पावर 2 और ये हो जाएगा t के पावर 2। देखिए t दो बार a स्क्वायर हो गया, तो k इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, देखिए t के पावर -2, तो ये हो जाएगा ml के पावर 4, देखिए +2 ऊपर जाएगा माइनस, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर -4, यानी ये हो जाएगा a के पावर -2 और t के पावर -4। ये हो गई k की बीमा। क्या हो गई ये हो गई k की बीमा। k की क्या हो गई बीमा। तो इसकी बीमा, तो बल की बीमा होती है ये होता है ml t-2 एल स्क्वायर, ये हो जाएगा ml के पावर 3, ये होगा, बाकी अब सब सही है। तो ये हो गई k की बीमा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा ये होता है कूलाम का नियम, F इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अप बाई R स्क्वायर। ये जो k है, एक k की जो निर्भरता है, k है दो बातों पर निर्भर करती है, एक मात्रक पद्धति पर, एक होता है माध्यम में। चलिए बारी बारी से देखेंगे हम दोनों किस पर निर्भर करता है। k की जो निर्भरता है, k की निर्भरता, पहला मात्रक पद्धति पर, दूसरा माध्यम पद्धति पर। पहला देखेंगे हम मात्रक पद्धति पर। जो मात्रक पद्धति होता है, मात्रक पद्धति में हम देखेंगे एसआई यूनिट पर। एसआई में जो एसआई मात्रक में हमारा होता है, के का मान जो मान अभी हमें वहाँ पर लिखा था, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता यानी इसको बोल एप्सिलॉन 0 पढ़ेंगे या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसको कहेंगे या इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की जो विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, बाद में इसका जिक्र भी करें। आप यहाँ यही बता दे रहे हैं, जिससे मान लीजिए निर्वात में हम हाथ चला रहे हैं, ये मतलब निर्वात में हमारा मतलब ये विद्युतशीलता मतलब कितना बल लगाने का परमिशन देता है, कितना बल लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी पर निर्वात में मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पर मतलब अगर हम बल लगाएं, धक्का लगाएं, तो इस पर मतलब मैं बल लगाने कितना परमिशन देता है, कितना बल लगता है, वो हमारा क्या होता है विद्युतशीलता होती है। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है, एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10 के पावर होता है 12। कितना होता है 10 के पावर 12 होता है। 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन
मीटर स्क्वायर जो होता है ये अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद में एसआई मात्रक में के का मान कितना होगा, अगर हम के का मान निकालें, अब देखिए एप्सिलॉन 0 का वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें, यहाँ पर अगर एप्सिलॉन 0 का वैल्यू अगर यहाँ रख दिया जाए तो के का मान निकल सकता है। अगर यहाँ रख दें के इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और पाई का वैल्यू रखेंगे कितना 3.14 और ये हो जाएगा हमारा 8.85 गुणे 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 के इक्वल टू 10 के पावर -12 को ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4 × 3.14 8.85 ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर गुणे 10 के पावर हो जाएगा 12। दोनों को हम इसका गुणा कर देंगे और एक में से उसको डिवाइड कर देंगे। इसको पूरा हल करने पर हमारा आएगा के इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9। इसको गुणा करके और भाग देने का कार्य आपको दे रहे हैं। इतने को जो हल करेंगे आप आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। ये के का मान आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। किस पद्धति में ये आएगा हमारा एसआई मात्रक में। किस मात्रक में एसआई मात्रक में। अब हम देख लेते हैं सीजीएस पद्धति में क्या होगा। सीजीएस पद्धति में जो के का मान होगा, सीजीएस पद्धति में अब आप देखेंगे जो के का मान होगा अब इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा। न्यूटन को हम बदलना पड़ेगा हमें डाइन में और मीटर को बदलना पड़ेगा हमको किस में सेंटीमीटर में और कूलाम को बदलना पड़ेगा हमको कूलाम स्टेट में। चलिए तो ये हो जाएगा के का 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर गुणे मीटर है यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 गुणे 100 या सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन होता है 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे और 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम। क्या होता है ये 3 गुणे 10 के देखिए स्क्वायर है तो 3 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे 3 गुणे 10 के पावर 9 ये हो गया। देखेंगे 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 ये कैंसिल हो गया। 10 के पावर 9 से 10 के पावर 9 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा हमारा के इक्वल टू 10 के पावर 5। देखिए 100 लिखा है 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर अपान ये देखिए 10 के पावर कितना 5 बचा है 9। देखिए जिसका बेस सेम होता है गुणा करते समय घातें आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। के इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा ये 9 अपान और 10 के पावर 9 सब कैंसिल हो कितना हो गया 1 अर्थात हो गया के का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो आप देखेंगे जो एसआई मात्रक में हमारा जो के का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर। और जो सीजीएस पद्धति में हमारा क्या होता है के का वैल्यू कितना होता है 1 अर्थात न्यूटन को यानी एसआई से सीजीएस बदलने के लिए हमने न्यूटन को डाइन में बदल दिया और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और कूलाम को किस में बदल दिया हमने स्टेट कूलाम में बदल दिया। ठीक है दोस्तों ये क्या है
स्टेट कूलम में। सबको हमने हल कर दिया, टोटल कितना आया, के का वैल्यू 1। सीजीएस पद्धति में जो समान कूलम का जो समानुपातिक नियतांक है वो उस के का मान होता है 1 होता है, और एसआई मात्रक में निर्वात में के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम का स्क्वायर। ये यहाँ तक हो गया मात्रक सिस्टम पर, यानी मात्रक पद्धति जो हमारा है यूनिट पर। अब दूसरा मात्रक पद्धति मतलब ये होगा कि एसआई मात्रक में हमने देख लिया और सीजीएस मात्रक में हमने देख लिया। अब अगला हम देखेंगे माध्यम पद्धति में क्या होता है। माध्यम में माध्यम पद्धति में देखेंगे, देखिए अभी जो हमने बल निकाला था, बल F बराबर क्या आया था, निर्वात में जो बल हमारा आया था इसको लिख देते हैं FV, नहीं वैक्यूम मतलब होता है निर्वात में जो आया था कूलम के नियम से फार्मूला ये आया था 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। देखिए इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन जो 0 होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब जब माध्यम की बात करेंगे FM मतलब मीडियम में क्या होगा, उसके दोनों देखिए जो निर्वात की विद्युतशीलता होगी अपेक्षा जो बल लगेगा हमारा माध्यम में ज़्यादा बल लगेगा। जिससे मान लीजिए हमारे एक पर दीवार है, दीवार पर अगर अभी धक्का लगाया जाए उस पर क्या हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, निर्वात में हमें को कम बल लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो इसको लिखेंगे 1/4πε Q1 Q2 R स्क्वायर। जो ये एप्सिलॉन है इसको कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। जब हम इन दोनों को अभी क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें। इतना आप समझ गए। ये क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता कितना है, एप्सिलॉन 0, और माध्यम की जो विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है। क्या है, एप्सिलॉन। निर्वात में जो दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है ये है, और ये क्या है, मीडियम में लग रहा है। तो इनको जब हम दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इसको इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, सेकंड कह देते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा FB/FM, यानी निर्वात में बल और माध्यम में बल। ये हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 R स्क्वायर, 1/4πε Q1 Q2 R स्क्वायर। दोनों सेम, ये कट गया, 4π से 1/4π से कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा FB/FM 1/ε0 और अपान 1/ε। अगर ये पलट जाएगा इसको लिख देंगे कितना, FB/FM इक्वल टू ε/ε0। ये हो गया। इसको हम लिखते हैं, इसको हम मान लिया, इसको लिखते हैं, ये क्या है, के है, ये है FB/FM। इसको कहते हैं, के को कहते हैं परावैद्युतांक। के को क्या कहते हैं, के को कहते हैं परावैद्युतांक। अर्थात हो जाएगा के बराबर हो जाएगा ε/ε0, या तिरछा गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा मेन। तो डेफिनेशन या रिलेशन यही है, अगर अथवा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा K∈0। ये हो गया। अब आप कहेंगे परावैद्युतांक क्या होता है, लिखिए, हम बोल रहे हैं परावैद्युतांक की डेफिनेशन है, परिभाषा क्या होगी, लिखें। निर्वात इसके क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता और
माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ये K इक्वल टू कितना? एप्सिलॉन अपान के एप्सिलॉन नॉट आया है। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। हम कहेंगे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। इसी को आपेक्षिक और विशिष्ट परावैद्युतांक बोलते हैं या विशिष्ट परावैद्युतांक बोलते हैं। तो इसके कई नाम हैं। या जो K इक्वल टू एफ बी अपान क्या FM है, यानी क्या है? ये निर्वात में बल लग रहा है, ये किस में बल लग रहा है? माध्यम में बल लग रहा है। ये किसके बराबर होता है? K के बराबर होता है। तो आप ये अगर कुछ भी कहता है, अगर बल ज्ञात कर, अगर किसी माध्यम में या निर्वात में परावैद्युतांक में बल ज्ञात करने के लिए बात करेगा, तो आप इस फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये K इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट है, इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आज हमने कूलाम के नियम पढ़ लिया हमने। अगर मेरा वीडियो, आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरों को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ आया तो एक डिसलाइक तो बनता ही है। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक बनता है। नहीं समझ में आता है, नहीं अच्छा लगता है तो एक डिसलाइक तो बनता ही बनता है, हर हाल में बनता है ना। तो फिर मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा आपके लिए इस फिजिक्स में जो अगला टॉपिक हमारा होगा, कूलाम के जो नियम हैं उनका सदिश निरूपण और उनका महत्व। इसके बाद हमारा एक चैप्टर यहाँ से क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे विद्युत क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता। तो आज इतना ही, बाकी शेष नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।